हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SR सर का लाडला। दोस्तों, अभी किस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th अर्थशास्त्र चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास का संपूर्ण पाठ का हल देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, अच्छे से समझ में आएगा और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी मिल सकता है इसमें। आप अगर क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो इसको ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। ये पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्न में प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मात्र एक देश भारत है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को हुआ। चौथा क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है वह कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा वह देश विकसित कहलाता है। पाँचवा क्वेश्चन है, इनमें से किसी पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार अपना पिछड़ा राज्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। दूसरा कहते हैं, पहला, भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था तो उपनिवेश था। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया? तो शोषण किया। तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि प्रणाली है। क्या है? प्रणाली। चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरे क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया। छठा क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। आठवां क्वेश्चन है कि संसाधन के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति डैश है? तो दयनीय है। नौवां क्वेश्चन है, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है? तो कृषि ही जीवन का आधार है। 10वां क्वेश्चन है, बिहार के विकास डैश एक बहुत बड़ी बाधा है? बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ी बाधा है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन से। लघु उत्तरीय में पहला है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका बहुत सारा परिभाषा है, लेकिन अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है वो लिखना है। तो हमने क्या लिखे हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ उन सभी कार्य से है जो लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। काफ़ी अच्छा परिभाषा है, आप इसका लिख भी सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मतलब भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कैसा है? तो इसका आंसर है कि वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा जनता दोनों के पास होती है उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये कहाँ है? तो मात्र भारत में। सतत विकास क्या है? इसका जवाब हो जाएगा कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी का विकास का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब अभी जो उपयोग कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी उसको बचा के रखना है, इसे सतत विकास कहते हैं। अब है आर्थिक नियोजन। क्या है आर्थिक नियोजन? यानी कि कोई भी चीज़ का इकट्ठा क्या है, मतलब अपना जो कमाते हैं उसको इकट्ठा क्या है? तो राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार देश के संसाधनों का विकास के कार्य में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब कोई भी चीज़ को बचाना, यानी कि राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार जितना ज़रूरी है उतना ही उपयोग करना, उसके बाद जो बचाना है संसाधन उसी को आर्थिक नियोजन कहते हैं। पाँचवा है मानव विकास रिपोर्ट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या है मानव विकास रिपोर्ट? इसका आंसर है कि विभिन्न देशों की तुलना, लोगों की शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP एक रिपोर्ट जारी करता है जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि UNDP कौन जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है। ठीक है। अब है छठा क्वेश्चन, आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना तो आंसर है आर्थिक विकास में सहायक उन सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, अस्पताल, सिंचाई आदि को आधारिक संरचना कहते हैं। मतलब जो आप आर्थिक विकास में सहायता होता है। आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब क्या देखेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया? इसका आंसर है कि अर्थव्यवस्था का व्यवसाय अथवा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था की संरचना की जाती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कई तत्व जैसे विनिमय, उत्पादन, उपयोग आते हैं। इनमें कई गतिविधियां संचालित होती है जिसमें बीमा, बैंक, व्यापार, कृषि, संचार प्रमुख है। इन क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब इस सभी क्रियाओं को, जो संचार है, कृषि है, बीमा है, इस सब के आधार पर
अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में बांटा गया। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और देखिए जैसे हमने ऐसे इसको टिक किया है, अंडरलाइन किया है, आप लोग भी वैसे कीजिएगा परीक्षा में, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपको सही नंबर दे सके। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, जहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बने उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल ऐसे लिखे हम। इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि उद्योग व्यवसाय प्रमुख है। प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि के अलावा इस क्षेत्र में पशुपालन, मछली पालन, वन आदि आते हैं। पशुपालन, मछली पालन सब प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। अब दूसरा देखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे लाइनिंग हम किए हैं सिर्फ ऐसे ही लिखना है, एकदम नंबर मिलेगा। देखिए दूसरा है तो दूसरा लिखे, और लास्ट में क्या करना है वही बताएंगे। देखिए दूसरे क्षेत्र में है, इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से खनिज एवं उद्योग आते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का सवाल है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र को इसलिए हम अंडरलाइन किए। किसी भी देश के आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों का विशेष महत्व है, और द्वितीय क्षेत्र के विकास से ही प्राथमिक क्षेत्र का विकास संभव है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल योगदान का आधा हिस्सा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है। जितना भी भारत का आर्थिक मतलब उत्पादन है, जो भी भारत का राष्ट्रीय है, उसमें से आधा जो है प्राथमिक और द्वितीय दिया है। तृतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार व्यवस्था, सामाजिक सेवा का स्थान आता है। इस क्षेत्र के विकास से ही प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र का विकास संभव है। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग बन गया है, जिसका योगदान 56% है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दोगुना हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये दोगुना हो गया। और जिस तरह से हमने देखिए अंडरलाइन की है, इसी तरह से आपको अंडरलाइन करना होगा। आकर बाद जब ये एक अति ख़त्म हुआ तो आप ऐसे लाइन दे दीजिए पेंसिल से, ताकि कॉपी चेक करने वाले समझ जाए कि हाँ मतलब विद्यार्थी जो है वो लिखा है, और यहाँ पे इसका आंसर समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर होता है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में बहुत अंतर है, इसीलिए इसमें अंतर भी देना है और इसका परिभाषा भी देना है। तो हमने लिखा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। सामान्यतः आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के मतभेद के कारण इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। मतलब इन दोनों को कई जगह समान अधिकार दिया गया है, और कई अर्थशास्त्री इनमें मतभेद पैदा कर दिए। तो जिसमें है श्रीमती उर्सिला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देश के लिए किया जाता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के संबंध में किया जाता है, तो जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। जब ये अंतर पूछे तो अपने कॉपी को 2 पार्ट कर दीजिएगा। इधर है आर्थिक विकास, इधर है आर्थिक वृद्धि। तो आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। इसका प्रयोग विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणा। दोनों का थोड़ा मोड़ा मतलब मिलेगा। इससे आकस्मिक तथा एक रुक कर परिवर्तन आता है। इसमें एकाएक परिवर्तन आता है। इसमें रुक क्या आता है? इसमें एकाएक परिवर्तन आता है। इसमें उत्पादन के साथ साथ तकनीक का भी वृद्धि होता है, इसमें केवल उत्पादन में वृद्धि होता है। इसका प्रयोग अमीर देश के लिए होता है, इसका प्रयोग निर्धन या गरीब देश के लिए होता है। अब इसी तरह से लास्ट में इसे अंडरलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि बंदा यहाँ पर इसका एक आंसर छोड़ा है, ठीक है। तीसरा है आर्थिक विकास की माप को सूचकांक द्वारा करें। तो इसका आंसर है कि अब देखिए आर्थिक विकास का माप निम्न सूचकांक द्वारा किया जा सकता है। गति से वृद्धि आर्थिक विकास की माप निम्न सूचकांक से किया जाता है कि पहला है राष्ट्रीय आय देश में होने वाली वृद्धि की महत्वपूर्ण मापदंड है। विश्व बैंक के अनुसार जिन देश का आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है उन्हें समृद्ध माना जाता है, तथा जिन देश का राष्ट्रीय आय 37,000 या उससे कम है उसे निम्न आय वाला देश माना जाता है। भारत एक निम्न आय वाला देश में शामिल किया गया है।
वर्ष 2004 के आंकड़े के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 28,000 रुपये थी। दूसरा है मानव विकास सूचकांक। इसके अंतर्गत लोग का शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत का इस सूचकांक में 176वां स्थान है। इसका ऑब्जेक्टिव है मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन स्थान है, तो 176वां। उसके बाद आंसर ख़त्म होते ही ऐसे लाइन कर दीजिएगा ताकि उसको पता चल जाए सर जी को कि हाँ ऐसे मतलब यहाँ पे इसका आंसर खत्म है। अब देखिए प्रमुख क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है, पिछड़ेपन दूर करने का मुख्य उपाय बता दो। आंसर है बिहार के पिछड़ेपन का कारण निम्न है। पहला है तीव्र बढ़ती जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय कम होता है, जिससे देश का विकास रुक जाता है। जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय कम होगा। दूसरा है धीमी कृषि का विकास। बिहार के किसान अनपढ़ है, जिसके कारण अच्छे किस्म का बीज खाद नहीं खरीद पाता और पुराने ढंग से खेती करता है, जिससे उपज कम होती है। तीसरा है उद्योग धंधों का अभाव। झारखंड से अलग होने के बाद लगभग सभी उद्योग झारखंड ही चले गए। चौथा है बाढ़ एवं सूखा से क्षति। उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार सूखा से हर वर्ष प्रभावित रहता है, जिससे फसल की क्षति होती है। उसके बाद पाँचवा है कुशल प्रशासन का अभाव, मतलब अच्छे पुलिस दरोगा ये सब नहीं है। उपाय बिहार के अधिकांश लोग आजीविका कृषि पर आधारित, इसलिए कृषि के आधुनिकीकरण होना चाहिए, मतलब कृषि का अच्छे ढंग से होना चाहिए। उसके बाद बाढ़ जल जमाव की समस्या दूर होनी चाहिए। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक होना चाहिए और भारी मात्रा में उद्योग की स्थापना होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से ये इंड हो गया, थोड़ा बीच में गड़बड़ा गया था फोटो को लेकर के। चलिए तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और ये कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, ठीक है।